नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे महंगाई के आगे जनता का सरेंडर। प्रदेश भर में कमर तोड़ महंगाई के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। महानगर अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेसी एशले हॉल चौक पर इकट्ठा हुए और उसके बाद भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि आज आम आदमी पार्टी का जीना दूभर हो गया है। गैस और तेल की कीमतें हो या घरेलू खाद्य सामग्री, सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में आम जनता परेशान है और बीजेपी सरकार को जगाने का काम कर रही है। देश भर में आसमान छूती महंगाई को लेकर कांग्रेस का जन आक्रोश अब सड़कों पर दिखने लगा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही जगह जगह पर पुतला दहन कर विरोध जताया है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। एक रिपोर्ट देखिए पहले। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष कर्मा हरा के आह्वान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह कोगी की अगुवाई में कार्यकर्ता एशले हॉल चौक पर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा का पुतला दहन किया और सरकार की नारेबाजी करते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी सरकार को चेतावनी भी दी है। इसकी देहरादून महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह को कहा कि महंगाई मार से आज हर घर परेशान है। रसोई गैस, पेट्रोल, दाल, आटा, तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। कांग्रेस का कहना ये तो शुरुआत है। अगर सरकार ने महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं किया तो आंदोलन और भी विकराल रूप से किया जाएगा। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में आसमान का फर्क है। जहाँ एक तरफ ये बोल रहे थे डबल सरकार लोगों को राहत देगी, उसका उल्टा होते हुए आज दिख रहा है। इन्होंने बिजली के रेट भी बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं, गैस के रेट बढ़ा दिए हैं। एक आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है, जिसके खिलाफ आज प्रदेश करण मेहरा जी के आदेश पर पूरे महानगर जी ने पुतला दहन किया है इस भाजपा सरकार का। क्या लगता है लगातार जो है ये शोषण है, शोषण करने का बहुत अच्छा तरीका। जो ऊपर लेवल वाले हैं उनको इस महंगाई से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने देना ही नहीं है। नीचे तबके को कुछ नहीं लेना देना। उन गवर्नमेंट भी दे रही, थोड़ा बहुत दे रही, थोड़ा को पेंशन मिल रही। मिडिल क्लास का बीपी जब से आए इसने मिडिल को यूं निचोड़ है ना, यूं निचोड़ दिया है कि उसके लिए महंगाई ही, रोजगार नहीं। महंगाई इतनी ज्यादा कि एक का जीवन करने के लिए 100-200 में काम नहीं चला। तो सरकार का बिल्कुल भिन्न टर्न है। इन्होंने जो है, जब ये सत्ता आए थे शुरुआत में बोलते हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। 15 साल हो गए, बच्चा हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं। हाँ, रोजगार राष्ट्र जरूर बन गया, हर हाथ बेरोजगार हो गया। मैंने क्या बोल सकते हैं, जब महंगाई हो गई सब्जी, अब 100 रुपए किलो टमाटर हो गया, 50 रुपए किलो आलू हो गया, 50 रुपए किलो प्याज है। अब क्या खाए और क्या त्योहार मनाए। क्या लग रहा है कि घर का बजट बिगड़ा तो है ही। बजट कर सकता है, कुछ मांगना पड़ रहा है लोगों से कि भैया कुछ दे दो। बच्चों से ही हेल्प मांगनी पड़ रही है, क्या कर सकते। वहीं प्रदेश में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विभिन्न वर्ग के लिए बिजली के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इसमें विद्युत चार्ज की बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन प्रति बिजली के दाम 33 पैसे तक बढ़ा दिए गए हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक विभिन्न वर्ग उपभोक्ताओं के लिए नई दरों की घोषणा की है। आयोग ने पिछले साल के टैरिफ के लिहाज से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 33 पैसे की दर से वृद्धि की है। इस तरह व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 42 पैसे की वृद्धि की गई है। छोटे के लिए 36 पैसे और इंडस्ट्री के लिए 46 पैसे की बढ़ोतरी है। इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जो ईपीसीएल को देनदारी 605 मतलब 605 करोड़ पिटकुल को देने थे, जो ईपीसीएल ने ये आज सबमिट किया था, वो कमीशन ने अप्रूव करने के उपरांत टोटल 11,576.08 करोड़ पाया। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग पिछले साल का टैरिफ रेट है उसको माइनस किया गया, तो जो गैप आया 590 करोड़ का आया। तो 590 करोड़ को एडजस्ट करने के लिए स्लाइटली सब कैटेगरी में बढ़ोतरी की गई
जो कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5.62% का हाइक हुआ। देखिए, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, लगातार राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार एक के बाद एक प्रहार महंगाई के मामले में जनता के ऊपर कर रही है। प्रदेश सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, पिछले दिनों रोडवेज की किराया बढ़ाया था, उससे पहले अस्पतालों में जो फीस है वो बढ़ाई थी। तो राज्य में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जिस तरह से रसोई गैस की कीमत बढ़ाई गई, 50 रुपये गैस का सिलेंडर रसोई गैस का, और इसी प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देनी चाहिए थी। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगातार गिर रही हैं। सरकार ने बजाय जनता को राहत देने के 2 रुपये एक्साइज पेट्रोल में, 2 रुपये एक्साइज डीजल में बढ़ा दिया। जो राहत जनता को देनी चाहिए थी, 36,000 करोड़ रुपया जनता की जो खाते में जाना चाहिए था, वो केंद्र सरकार चोरी से उस पैसे को ले गई। आज के अखबार में भी एक खबर है। खैर, अखबार को तो अगर आप एक हिसाब से साइड में रख दे तो फिर भी पिछले 10 साल की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है अभी, और महंगाई जो है वो गरीब की थाली के पे ज्यादा असर डाल रही है। जैसे टमाटर हो गया, सब्जियां हो गई, टमाटर, प्याज, आलू, इन सब का दाम इस जो कि गरीब की थाली का था। हम अपने बचपन में देखते थे जिनके घर में कुछ नहीं हो, टमाटर की चटनी बना के रोटी के साथ खा लेते थे। आज वो अमीरों का सब्जी हो गई है टमाटर। गरीब तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता 100 रुपए किलो टमाटर, जो कि बढ़ते जा रही है। आलू 2 आलू काट के नमक डाल के सब्जी बन जाती थी, वो आज आलू अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। प्याज की वही हाल है। जो गरीब का आहार है, ये सरकार जो है उसके ऊपर ज्यादा प्रहार कर रही है। कुल मिलाकर पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड की जनता एक ओर जहां वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली के बढ़ते दामों और गैस के बढ़ते दामों ने आम जनता की परेशानी को और बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार बिजली बढ़ोतरी के दामों को वापस लेगी? वहीं महंगी बिजली के बीच राज्य में पेयजल का संकट भी गहरा गया है। पूरे प्रदेश भर में पानी की किल्लत देखने को मिली है, लेकिन प्रदेश की जनता को बढ़ती गर्मी में फिलहाल बिजली, पानी और गैस की कीमतों में कोई बड़ी राहत मिलना न के मुताबिक ही नजर आता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी से राजेश बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता, और कांग्रेस से आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता, और यूकेडी से हमारे साथ में मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता। बहुत स्वागत आप सभी का। आगे और मेहमान भी हमारे साथ में चर्चा में हिस्सा बनेंगे। शुरुआत राजेश जी के साथ में कर लेते हैं। राजेश जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जनता परेशान नजर आ रही है। आखिर क्यों एक के बाद एक कर अलग अलग चीजों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है और हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है। खास तौर पे जो कोविड का दौर पूरे विश्व ने देखा, उस दौर के बाद निरंतर 2.5-3 सालों तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा विश्व का एक तरह से थमसा गया था। उसके बावजूद अगर भारतवर्ष में भारत आज भी अगर विकास की ओर आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है और विश्व की उन सूचियों में सबसे आगे आने का प्रयास कर रहा है, जिसमें विकासशील या विकसित देशों को आगे आना चाहिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कुशल नेतृत्व वाली मोदी सरकार के द्वारा ये जो आगे बढ़ने की भागीदारी में, आगे बढ़ने की दौड़ में हम आगे निरंतर बढ़ रहे हैं, तो सभी लोगों के सामूहिक प्रयास की वजह से मुमकिन हो पाया है। आज जिस तरह से हम महंगाई के विषय पे बात कर रहे हैं, देखिए समय समय पे चीजों के भाव देश के अंदर, राज्यों के अंदर निरंतर बढ़ते रहते हैं, और समय समय पे जब महंगाई दर कम होती है तो ये दाम घटते भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो महंगाई बढ़ रही है। ये समय समय पे देश के अंदर जिनकी भी सरकारें रही हैं, उस समय के अनुसार महंगाई दर बढ़ती और घटती रही है। और मैं ये मानता हूं कि आज की स्थिति में जो कोविड का दौर इस विश्व ने देखा, उसके मुकाबले अगर हम अन्य देशों की तुलना करें तो उन अगल बगल पड़ोसी देशों की तुलना करते हैं तो उन देशों की तुलना में हमारी स्थिति उन सबसे बहुत बेहतर है। अब हम पड़ोसी राज्य की अगर देश की बात करते हैं, पाकिस्तान में 48% महंगाई दर है। यही बात हम बांग्लादेश में करते हैं तो वहां पे 38.5 की दर से वहां पे महंगाई दर है। उस मुकाबले अगर भारत की सरकार भारत के लोगों के लिए नियंत्रण बना के रख रही है, तो आज हम महंगाई दर 5.6% पे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उन सब के मुकाबले उन्नति की ओर भी बढ़ रहे हैं। और महंगाई की जहां तक बात है, उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा के सरकार ने प्रयास किया कि हमारे लोगों को अधिक किसी चीज का बोझ ना पड़े। और रही कांग्रेस की बात, देखिए कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी,
कांग्रेस के पास इस देश में कभी कोई मुद्दा नहीं था, और अगर ये मुद्दों के साथ काम करने वाली पार्टी होती तो आज ये इतना नहीं पिछड़ चुकी होती जितना इसका इस समय पे देश के अंदर हाल हो रहा है। तो जमीन पे जुड़ने के लिए, लोगों के बीच में अपना मीडिया अटेंशन पाने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ राग तो लापना ही है। वो ठीक है, इस तरह से सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन जहां लोगों का वाकई इनकी आवश्यकता पड़ती थी, जिस समय कोविड के दौर पे देश त्राहिमाम कर रहा था, उस टाइम इनके लोग एसी कमरों में बैठ कर टीवी के आगे देख रहे थे कि इस देश के अंदर हाल क्या हो रहा है। उस समय इनकी तरफ से कोई भी वॉलंटियर जमीन पे नहीं उतरा, कहीं लोगों की सहायता के लिए नहीं आया, देश की चिंता नहीं थी। अब जैसे जैसे जहां जहां चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं और देश के अंदर इधर उधर आने जाने के बाद इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे ये दिखे कि सरकार की छवि कैसे खराब हो। तो मैं इनके आंदोलन को विफल बना रहा हूं। पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर ये रोज भी आंदोलन करेंगे तो जनता इनके साथ नहीं है, और महंगाई सिर्फ कांग्रेसियों को दिख रही है। इस देश में रहने वाले व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं देश की उन्नति के लिए अपना योगदान देता है, उसके हिसाब से देश में जो चीजें चल रही हैं अन्य देशों के मुकाबले, जो हमसे ज्यादा विकासशील और विकसित देश है, उस मुकाबले भारत के अंदर महंगाई दर बहुत हद तक नियंत्रण है। और मैं ये मान के चलता हूं कि आगे आने वाले समय में जो भी महंगाई अभी जिस हिसाब से ये लोग प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं, उसमें और ज्यादा अंकुश लगने का काम होगा। जी गरिमा जी। ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, अंकुश लगने का काम काफी लंबे वक्त से हो रहा है, लेकिन ये अंकुश लग क्यों नहीं पा रहा है? आम जनता के जेब पर बड़ा असर पड़ रहा है, एक एक कर सारी चीजें महंगी हो रही हैं और कांग्रेस पार्टी जनता के विरोध में, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कोई उम्मीद आम जनता को है कि महंगाई से थोड़ी भी राहत आने वाले वक्त में मिलेगी क्या? चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल डीजल, कुछ भी, सबके दाम बढ़ रहे हैं। जी जी, देखिए दो सवाल आपने पूछे हैं कि पहली बात कि क्या जनता पे महंगाई का असर है, तो मेरा जवाब ये है कि निश्चित रूप से महंगाई का बहुत भयंकर असर है। महंगाई के कारण लोगों के जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, लोग बचत करने से में का जो काम होता है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, साथ में लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जितना बड़ा दायरा है उतना ही मुश्किल उसको हो रहा है। यदि हम एक फैक्ट्री के मजदूर की बात करें तो उसे तो कठिनाई हो ही रही है, साथ ही फैक्ट्री के मालिक को भी कठिनाई इसलिए कि उसे सैकड़ों हजारों लोगों का पेट भरना होता है। तो इस महंगाई ने गरीब और अमीर सभी को नुकसान दिया है, और खासकर देश की जो अर्थव्यवस्था में हम अपने दैनिक और नियमित खर्चों के अलावा जो पैसा खर्च करते हैं उससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती, लेकिन आज वो अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार पर है, केवल 3 कारणों से। डीजल और पेट्रोल की जो महंगाई है, डीजल, पेट्रोल और गैस, 3 चीजों की महंगाई। नंबर 2, भ्रष्टाचार, यानी सरकारी जो खर्च और प्रोजेक्ट है उसमें बेतहाशा लूट के कारण बजट की वृद्धि। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है कि वो देश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने के बजाय चीजों को महंगा करने में लगी हुई है। इस बेतहाशा महंगाई के कारण निश्चित रूप से जो हमारे लोग हैं, नागरिक हैं, उनकी खरीदने की जो क्षमता है, परचेजिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम हुई है और उससे बहुत अधिक कष्ट है। लेकिन सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार को पता है कि लोग हिंदू मुसलमान का जो जहर है, जैसे ही उसको हवा में फैलाएंगे तुरंत इनको मतदान करेंगे। इनकी जो सरकारें हैं राज्यों में भी और केंद्र में भी पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है और अर्थव्यवस्था और महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, हमारे साथ में मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। मीनाक्षी जी, क्या लग रहा है, महंगाई के विरोध में कांग्रेस का ये जो आंदोलन है, जो विरोध है, समर्थन में है क्या यूकेडी? क्योंकि आम जनता महंगाई से त्रस्त है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जो महंगाई है ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग है उसके लिए महंगाई होना बहुत ही, उसके बजट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है और आय में जो असमानता है वो भी लगातार बढ़ी ही है। उस समय में जब जो जरूरत की चीजें हैं, जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं कि एक निम्न वर्गीय जो व्यक्ति है उसके जीने की जो वस्तुएं हैं उनको भी इतना ज्यादा महंगा कर देने के कारण सोचिए कि कैसे, मतलब उनका जीवन कैसे चलेगा।
तो अगर हम मैदानी क्षेत्र में देखें तो उससे ज्यादा जो ये कीमत बढ़ने का असर होता है ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे परिवहन का भी जो चार्जेस वगैरह हैं वो बढ़ जाते हैं। तो महंगाई जो है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं उसका जो नॉर्मल उसका एक लाइफ होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो हमारी सरकारें हैं, जो पूंजीपतियों के साथी हैं जिन्हें हम कहेंगे, ये आम व्यक्ति के लिए आम व्यक्ति की सरकार नहीं है। जो एक लोअर तबके का व्यक्ति है ये उसकी सरकारें नहीं है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन की सरकारें हैं, ये उनके लिए नीतियां बनाती हैं। और जो लोकल व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पे कोई बेहतर नीतियां नहीं बनती हैं। दूसरी बात, हमारे जो प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता, वो कंपेयर कर रहे हैं। आप देखिए, कंपेयर करने के लिए आपको कौन से देश मिले? आपको मिले पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब होता यही है कि हम अपने से बेहतर को नहीं देखते हैं, बल्कि हम अपने से मतलब जो हमसे नीचे है हम कंपेयर भी किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश से। तो स्थिति आज ये है कि ये सरकार अपने आप को पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर कर रही है कि हमारे यहाँ महंगाई जो है उस हिसाब से बहुत कम है। लेकिन आप ये देखिए ना, एक नॉर्मल व्यक्ति की नजर से देखिए। मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि पाकिस्तान में क्या है, बांग्लादेश में क्या है। मैं तो अपने देश की बात करूंगी, अपने राज्य की बात करूंगी कि मैं आज की तारीख में एक नॉर्मल जो सब्जी, नॉर्मल खाने वाली सब्जी है उसको लेने जाती हूँ तो उसका बहुत ज्यादा मेरे बजट पे असर पड़ रहा है। गैस के दाम आप देखिए कि फ्री के गैस की तो बात करते हैं, लेकिन दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि वो फ्री के गैस की भी कोई वैल्यू नहीं है। बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। तो इस तरह से मतलब हर एक जो प्रहार एक नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में कर सकते हैं, ये सरकारें कीमतें बढ़ा के उसकी लाइफ को अस्त व्यस्त कर रही हैं। कीमतें बढ़ाकर आम जनजीवन को अस्त व्यस्त किया जा रहा है। किसी भी चीज में तो राहत मिलनी चाहिए थी। हर एक चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। एक आम व्यक्ति, खासतौर पर जो रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? बिल्कुल मिल रही है। मेरे लिए सवाल था ये। हाँ जी राजेश जी। देखिए, अभी मेरे से कहा गया कि मैं कंपेयर किन देशों से कर रहा हूँ, पाकिस्तान से कर रहा हूँ, बांग्लादेश से कर रहा हूँ। इनको और मजबूत और विकसित विकासशील देशों की एक और सूची में दे देता हूँ। अगर इनके पास समय होगा तो ये भी उसको फेच कर लेंगे। हो सकता है मेरी जानकारी में कोई त्रुटि हो। आम व्यक्ति की बात आपने मुझे कोट करा है, इसलिए आपने मुझे कोट करा है, इसलिए जवाब सुनिए। ये आदत को ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है, सुन लेते हैं उनको। मीनाक्षी जी प्लीज, मीनाक्षी जी प्लीज। ठीक है राजेश जी, आराम से, नाराज मत होइए सर, बोलिए। हाँ बोलिए आराम से सर। ये रूटीन हो गया, इस एक्सरसाइज को ठीक करना होगा गरिमा जी। मीनाक्षी जी ठीक है, शांत हो जाइए। मैम दो लोग एक साथ बोलते हैं, आवाज नहीं आती। हाँ राजेश जी बोलिए सर। देखिए, शिकायतें होंगी सर और जायज हैं, वो नाराजगी कहीं और मत दिखाइए आप। ठीक है राजेश जी बोलिए। गरिमा जी, अभी तक आपने मेरे व्यवहार को, इतने महीनों से, इतने सालों से हम डिबेट्स में बैठते हैं, आपने देखा होगा कोई आदमी कितना ही झूठ बोल रहा हो, कोई आदमी कितनी गलत टिप्पणी कर रहा हो, डायरेक्टली मुझे कोट कर रहा हूं, मैं अपने समय का इंतजार करता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं सर, हो जाता है। आप बीजेपी के अन्य प्रवक्ता बैठते हैं, मैं सम्मान करती हूँ आपके उस चीज का, बहुत अच्छी बात है। आइए सर, आप मुद्दे पर आइए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कोट करके कहा कि मैंने उन देशों से हम अपनी तुलना करी है जो देश कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। मैं 2-3 देश और बता देता हूं जिनकी जानकारी अगर इनके पास नहीं है, मैं डायरेक्टली इनको कोट करके कह रहा हूं, उसको फेच कर लीजिए। आपका नंबर कांग्रेस के बाद आएगा। आप साथ में उनकी इनकम को भी डिटेल में भेजिएगा। इनकम के लिए डिटेल के लिए इनकम की भी बात करिएगा। इनकम की डिटेल के हिसाब से तो आपने उन पार्टियों को, उन साथियों को कोसना चाहिए जिनकी बी टीम बन के आप उनकी तरफदारी कर रही हैं। अगर महंगाई की बात हो रही है, आप क्यों नहीं खड़े होंगे सड़कों पे? आप क्यों नहीं चले गए सड़कों पे? पे आ जाते हैं। आप बी टीम बन के जो शील्ड करने का काम कर रहे हैं, कीमतों का बढ़ना, बी टीम बन के जो आप शील्ड करने का काम कर रही हैं, करने की जरूरत नहीं है। अगर महंगाई बी टीम बन के काम, मीनाक्षी जी ऐसे दो लोग, आप लोग आपस में चर्चा करने के लिए आए क्या मैम? गलत बात है ना, आपको हमने पहले भी रोका। आप बोल लीजिएगा, अपनी बारी पर बोलिए। मैम टीवी पर बैठते हैं तो टेक्निकलिटीज को समझना बहुत जरूरी होता है। दो लोग एक साथ बोलते हैं, दोनों ही ऑडिबल नहीं होते। आपका भी समय बैठ जा रहा है, राजेश जी का भी और हमारे दर्शकों का भी। कृपया उस चीज का सम्मान करिए। मैडम आपके पास आएंगे, आप जितना काउंटर करना चाहें करिएगा। राजेश जी देखिए, जो कांग्रेस की बी टीम बन के बात करेगी, उसको अगर महंगाई की बात इस डिबेट के माध्यम से पता चल रही है, तो आज तक बी टीम थी कहां पर?
कांग्रेस ने तो पूरे देश में प्रदर्शन कर लिया, राज्य में प्रदर्शन कर लिया, आप अपने स्टेट में भी नहीं कर पा रहे। सबसे पुरानी पार्टी है स्टेट की, इस आंदोलन की सबसे मुख्य पार्टी है, आप क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे? महंगाई आज आपको डिबेट के माध्यम से पता चल रही है, इस देश में, इस प्रदेश में महंगाई हो रही है। दूसरी बात, इन्होंने कंपेयर करा कि मैंने उन देशों का नाम ले लिया जो हमसे कमजोर है। अमेरिका के अंदर महंगाई की दर 8.5 है, आप फ्रांस की तरफ जाइए 14.9 पॉइंट है, ब्रिटेन की तरफ जाइए 19.1 है। क्या बात कर रहे हैं आप देश के अंदर? अगर आप कोविड के समय पे घर के अंदर बंद थे, आज सड़कों पे आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि हम तो प्रदेश के लोगों की चिंता करते हैं। वो चिंता आपकी उस समय कहां थी जब घर के अंदर कोविड के बीच में आपको अपनी जान बचाने की दिख रही थी? उस समय तो आप सरकार को कोस रहे थे। आज अगर 3 साल के समय के बाद सरकार कहीं अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, उन विकसित विकासशील देशों के सामने अपने आप को उनके सामने समकक्ष लाके खड़ा कर रही है, प्रगति की ओर बढ़ रही है, जो आज आप एनएच पे दिल्ली में पहुंच जाते हैं, आपको इन सब चीजों से कोई नाता नहीं है। ये आपको नहीं दिखाई देता है कि उसके बाद भी अगर देश खड़ा हो रहा है और महंगाई में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर हम कंपेयर दूसरे देशों से क्यों ना करें खुद को? आप कुछ कह रहे थे गरिमा जी? हाँ राजेश जी, देखिए शिकायत सिर्फ कांग्रेस पार्टी या यूकेडी को नहीं है, ये टीम ए टीम बी हो सकते हैं। आम जनता की शिकायत पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते? सिर्फ क्या इनका विरोध आपके लिए मायने रखता है? क्या इनका विरोध ही सब कुछ है आपके लिए? नहीं, जिन्होंने, मैं तो कह रही हूँ आप इनकी बात मत सुनिए, लेकिन सर आम जनता के दर्द को तो आप समझेंगे ना जी। अगर डिबेट पर बैठ के पर्सनली कोट अगर मुझे किया जाएगा, मेरे को उस बात का जवाब देना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों पे महंगाई की बात करी, मैंने उस बात को शुरू में टिप्पणी के रूप में कहा। मैंने कांग्रेस और आम इसकी बात नहीं करी अपने उत्तराखंड क्रांति दल की। मैंने उस समय यह कहा कि 3 वर्षों तक जो कोविड का दंश पूरे दुनिया ने झेला, उसमें अगर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार ने अपने आप को स्टैब्लिश किया और आज आशीष आते हैं, उन्नति के सारे काम अगर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार कर रही है, तो इस पे प्रत्येक राजनीतिक पार्टी चाहे विपक्ष में बैठी है उसने कोऑपरेशन करना चाहिए, न कि किसी पार्टी को इंगित करके, सरकार को इंगित करके सड़कों पे आनी चाहिए। आपका दुर्भाग्य है, आपको तो मौका समय समय पे मिला ना। अगर हमने महंगाई दर बढ़ा रखी थी, आपको समय समय पे मौका मिला। 14 में हम गलती से आ गए, 19 में हम गलती से आ गए, 24 में आप आ जाते ना। क्यों जनता ने आप पे भरोसा नहीं किया? आपके द्वारा की गई महंगाई को इस देश ने देखा है, और उसी महंगाई की वजह से, उसी भ्रष्टाचार की वजह से, उसी लूट खसोट की वजह से आपको जनता मौका नहीं देना चाह रही है। और देश की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद निरंतर प्रदेशों के अंदर चुनाव हुए, प्रदेश के अंदर जहां जहां आपकी सरकार थी उखाड़ के जनता फेंक रही है। अगर हमारे काम ठीक नहीं है, हमारे द्वारा लोगों को सही काम या उनको उनके भले के लिए काम नहीं हो रहा है, देश को आगे बढ़ाने का अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता हमें बार बार मौका किसी विश्वास से तो दे रही होगी। आप लोगों को क्यों नहीं दे रही है मौका? तो इस बात को ऐसे समझना होगा। अभी एक बात भाई सैनी जी की तरफ से भी आई थी कि हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे भाई, किसने हिंदू मुसलमान कर दिया? हिंदू मुसलमान वही पार्टी करती है जो चाहती है कि मुसलमान सिर्फ उनको वोट करे, जो आज वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़ी है, जो बंगाल के अंदर ये देखने को तैयार नहीं है कि बंगाल के अंदर हिंदुओं को अपना गांव, अपना शहर, अपनी गली छोड़कर वहां से विस्थापित होना पड़ रहा है। क्यों आज उस बारे में आप लोग बोलने को तैयार नहीं है? बांग्लादेश के अंदर नरसंहार हो रहा है, क्यों आप बोलने को तैयार नहीं है? ये बात पूरा देश जानता है कि आप किसी धर्म विशेष के लिए उसके अगर कहीं पे सुख दुख होता है तो उसके लिए आहत है, लेकिन जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, जिस राष्ट्र के द्वारा आपको मान सम्मान नाम मिला है, जो धर्म आपको मिला है, कम से कम उसके मान सम्मान की लड़ाई भी आपको लड़नी चाहिए। कम से कम अगर उसका पक्ष नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसका विरोध तो मत कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि महंगाई की दर जिस प्रकार से अभी दिखाई जा रही है इनके द्वारा कि आम जनता त्रस्त है, मैं ये मानता हूं अगर समय समय पे रेटों की वृद्धि हुई है तो ऐसा समय भी आने वाले टाइम में आएगा। ठीक है आशीष जी, देखिए राजेश जी, आप सारे जवाब दे रहे हैं, आशीष जी ने तो कहा, आपने उसका भी जवाब दे दिया, आपने मीनाक्षी जी की बातों का भी जवाब दे दिया, हमने आपको खूब वक्त भी दिया, लेकिन आप आम जनता के दर्द को नहीं समझ रहे। ये बड़ी बात है। आम जनता सबसे ज्यादा शिकायतें लेकर बैठी है आपसे, और महंगाई ऐसा मुद्दा है जिस पर आपने वादे किए थे कि हम राहत पहुंचाएंगे, लेकिन वो राहत मिलने की जगह और दर्द बढ़ता गया। तो ये फिर आम जनता भी पूछेगी ना, हर एक चीज में वृद्धि ही हुई। आप एक चीज बताइए जिसपे आम जनता को राहत मिली है, वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। मैं आऊंगी, अब आशीष जी को हम सुन ले सर, और मेहमान भी आए चर्चा में, माफी चाहते हैं, आएंगे आपके पास, फिर से आएंगे। आशीष जी, कोई ऐसी चीज है जहां पर राहत मिली है क्या सरकार की ओर से? नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ हाँ, कि पहले राजेश जी ये बता दें कि क्या महंगाई पे जनता त्रस्त है अथवा नहीं, पहला सवाल। क्योंकि ये जिस तरह से महंगाई का पक्ष करने लगते हैं तो हमें लगता है कई बार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जनता को सस्ता सामान दिलाने के चक्कर में जनता का कोई नुकसान कर रहे हो।
नंबर एक बात। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं कि दूसरे देशों में कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है। भारत की इकोनॉमी और भारत की समस्याएं, भारत की जनसंख्या, ये तीनों चीज अलग है। भारत की जनसंख्या के बराबर कोई देश हो, उससे आप तुलना करें तब हमें बताएं। तीसरी बात, ये आपके मंच का उपयोग करते हैं झूठ बोलने में। अभी इन्होंने कहा कि फ्रांस में महंगाई की दर 22% है, जबकि वो 2.2% है। अभी पता नहीं कहां से पढ़ के आते हैं, कहां से नहीं पढ़ के आते, तो कौन इनको ऐसा झूठा डाटा देता है, या फिर इनको मालूम है कि ये झूठ है, इन्हें लगता है कि बोलो चलेगा, वो बात खत्म हो जाएगी, कौन देखेगा। और जो मैंने सबसे लास्ट में पिछले वक्तव्य में बात कही कि ये केवल हिंदू मुसलमान से चुनाव जीतते हैं, अभी आपके इन्हीं के वक्तव्य में था इन्हें उत्तराखंड के पलायन की, उत्तराखंड की समस्याओं की चिंता नहीं है, लेकिन ये तुरंत बंगाल पहुंच गए। भाई, जब देश में आपने इतना बड़ा हिंदू हृदय सम्राट एक प्रधानमंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, सब कुछ उनके हाथ पे सौंप रखा है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। ये थोड़ी ना कि उसके लिए हम महंगा पेट्रोल महंगा डीजल लेंगे, अपने फेफड़े भी जला लेंगे और उसके बाद ही आप अपने निकम्मेपन में आप हमें कहेंगे भाई हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई, अगर हिंदुओं को कोई खतरा है, देशवासियों को खतरा है, तो आपके प्रधानमंत्री कुछ करते क्यों नहीं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कुर्सी से उतर जाओ, और जो ये एक्स्ट्रा टैक्स आपने पेट्रोल डीजल गैस पर लगाया है, इसे समाप्त करके इसकी जो वर्तमान कीमत है उसके हिसाब से दोगे तो भी कांग्रेस के समय की कीमत मिल जाएगी। तो आप लोगों ने दरअसल क्या है कि झूठ एजेंडा चला रखा है। रविशंकर और रामदेव ये दो लोग हैं जो इनके लालाजी बन के घूमते हैं और इनसे पैसा कमाते हैं, और इनके लिए कहते हैं कि हम 35 रुपए पेट्रोल और 30 रुपए का डॉलर कर देंगे। आज कहाँ है 30 रुपए का डॉलर और पेट्रोल की बात क्या है? जब हमारा एक्सपोर्ट करने में नुकसान हो रहा है, आपको जब मालूम है डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने वाले हैं, तो आप डोनाल्ड ट्रंप जी को फोन कर लेते कि भैया मत लगाओ आप उसमें टैरिफ। आज हमारे एक्सपोर्ट की जो नुकसान हो रहा है उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? लास्ट में आके मूल गरीब आदमी को भुगतना पड़ेगा जो इस देश का उपभोक्ता है। और हर उपभोक्ता को आप महंगे से महंगा सामान देते जा रहे हैं। रेलवे के टिकट आप महंगे कर रहे हैं, तत्काल के टिकट महंगे कर रहे हैं, फ्लाइट में लूट मचा रहे हैं। कोई क्षेत्र हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है, चाहे अस्पताल के अंदर पर्चे जो 2 रुपए में और 5 रुपए में 10 रुपए में बनते थे, आज 50-50 रुपए में बनने लगे हैं। प्लेटफॉर्म टिकट आपने 50 रुपए कर दिया। ये महंगाई के कारण है, और ये वो कारण है जो आपने अपने दफ्तर में बैठ के तय करे। आपकी पार्टी के लोगों ने पूरा लूट मचाई है इस चीज के लिए। हम कोई वैश्विक महंगाई की जैसे परेशान नहीं है, वो तो सामान्य है। जब कोई इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती है, लेकिन ये जो लूट आपने कर रखी है ये महंगाई का प्रमुख कारण है, और इसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार है। ये फ्रांस और बांग्लादेश जाने की कोशिश ना करें, उत्तराखंड में बैठ के बताएं कि आपने उत्तराखंड की सरकार ने जो लूट मचाई है कब बंद करेंगे। बस ठीक है, तर्क देने की कोई ठीक है जरूरत नहीं है। राजेश जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, क्योंकि लगातार आम जनता परेशान नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी है जो लगातार ये दावा कर रही है कि हम बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जनता के साथ नजर आ रहा है। जनता है जो लगातार बढ़ते दामों से परेशान है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो या रसोई गैस के दाम हो, लगातार बढ़ते दाम जनता को परेशान कर रहे हैं। इसी पर वापस से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुन लेते हैं। घटना होती जहां बच्चों की जान गई, और न ही जो कल रात को देखने को मिला जो बड़े अस्पताल में आग लग गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिछले 7-8 साल से जो खराब क्वालिटी का सामान लगा है, बचने के लिए आग लगा दो, फिर उसका नामो निशानी नहीं बचेगा। तो कहीं ये बात तो नहीं है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये काम हो रहे हो। जो हमारा किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि अब तो शायद आय दोगुनी हो जाएगी, पूरा गेहूं जाने कौन खरीद रहा है, कहां ले जाया जा रहा है। और सच्चाई ये है, जो मार्केट की स्थिति ये है, जो जानकार कहते हैं कि अगर सरकार आड़तियों में ही कंपटीशन होने देती तो किसान को ज्यादा कीमत मिलती गेहूं की। और ये सरकार वो भी नहीं देना चाहती, पाबंदी लगा रही कि
कंपटीशन ना हो जाए। और वो सरकार जो चाहती थी कि किसान बाजार में कंपटीशन से आगे बढ़े, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान की आय दोगुनी बढ़े या उसको आय कैसे बढ़ाई जाएगी। जो लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जो लोग लगातार प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हैं, वो पॉवर्टी जीरो की बात कर रहे हैं। लखनऊ के आसपास हो, गोरखपुर हो, अयोध्या हो, कानपुर हो, आप जानकारी कर लीजिए आखिरकार कौन प्रॉपर्टी बना रहा है। प्रॉपर्टी बनाने वाले जीरो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। ये उसी तरह की बात कर रहे हैं जैसे अभी कुछ दिन पहले ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर में, फिर जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे थे। जब लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया और आपका जो टॉलरेंस जो बता रहे थे कि जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, उसमें इनके आईएएस को भागना पड़ गया। और वो आईएएस सच्चाई है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास में ही छिपा होगा। कभी किसी ने सुना होगा कि कमीशन के चक्कर में आईएएस भाग रहा है, इंसेंटिव देने वाले कमीशन को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार को जीरो ही जीरो दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुद जीरो होने जा रहे हैं। इनके फैसले पहले से ही पता लग जाते हैं। एक जो फैसला अभी होगा, उस फैसले में दो चीजें तो हमें भी पता है, एक कार्यवाहक होगा, एक सिंह होगा। बीच में कौन होगा ये नहीं मुझे पता। एक कार्यवाहक होगा और सिंह होगा, बीच में क्या होगा ये नहीं कह सकते। और फिर कल मुख्यमंत्री कह रहे कि मेट्रो बनाई है उन्होंने। अरे आप सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और लखनऊ के हैं। आप मुझसे बताओ कहां मेट्रो बनाई उन्होंने? कोई मेट्रो बनी हो तो बता दें, किस जगह मेट्रो बनी है? पूरे उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो आज बनी और चल रही है वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है। जब नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और जब नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, तब सरकार कह रही कि हमने लैंड बैंक तैयार किया है। जो सरकार अभी भी लैंड बैंक तैयार कर रही हो तो इन्वेस्टमेंट क्या है होगा? फिक्की जैसी बड़ी संस्था है, हालांकि उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि वो कमजोर लोग होते हैं, उद्योगपति कारोबारी लोग। वो सरकार से सवाल। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई है। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए राजेश जी कुछ कह रहे थे आशीष जी के जवाब में। राजेश जी, कोई मैं भी मेरा भी सवाल सुनना चाहिए। कोई ऐसी कोई भी चीज है जहां पर आम जनता को राहत मिली? हर एक चीज में वृद्धि हुई है सर, बताइए आप। आम जनता की जेब पर असर कैसे न पड़े? कि आज देश किस कगार पे, अगर ये महंगाई की बात करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, तो इस बात पे इस देश के लोगों को ये पता है कि कांग्रेस शासित राज्य रहे हों या देश के अंदर कांग्रेस रही हो 67 वर्षों तक, उस कार्यकाल के दौरान जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें रही, उस दौरान अगर लोगों ने पशुओं का चारा खाने वाली अगर पार्टी देखी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। अगर इस देश के कॉमनवेल्थ अगर गेम्स, आप जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। आशीष जी उनको बोलने तो दीजिए, ये गलत चीज है ना। आशीष जी प्लीज आप लोग ये मत कीजिए। इन्होंने इतना झूठ बोला और इनका झूठ पूरा देश ने सुना। ठीक है आशीष जी, ठीक है, उनको बोलने दीजिए। और राजेश जी आप प्लीज मुद्दे पर आइए सर, प्लीज। राजेश जी देखिए, देश ने अगर पशुओं का चारा खाने वाली पार्टी देखी तो कांग्रेस पार्टी देखी। देश ने अगर 2G घोटाला देखा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में देखा। देश ने कोयला खाने वाली पार्टी देखी तो कांग्रेस पार्टी देखी। देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला देखा तो कांग्रेस पार्टी देखी। देश ने वोट के बदले नोट देखा, कांग्रेस पार्टी देखी। देश ने आदर्श सोसाइटी का घोटाला देखा तो इस कांग्रेस पार्टी की सरकार में देखा। देश ने चिटफंड घोटाला देखा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में देखा। देश ने अगर देखा कि सैनिकों के लिए सुरक्षा के लिए आने वाले हेलीकॉप्टरों में भी अगर घोटाला करा तो कांग्रेस पार्टी ने करा। आज ये इस शिष्टाचार से डिबेट होगी गरिमा जी, इस शिष्टाचार से डिबेट होगी। राजेश जी, अरे आशीष जी आप बोल चुके हैं सर, आप बोल चुके हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको वक्त नहीं दिया, ब्रेक से पहले आपको ही सुन रहे थे ना।
ये तरीका नहीं होता है कि आप हमें बोलने का वक्त नहीं देती हैं, आप कुछ भी बोलने लग जाते हैं। बकवास इनको भाषण देने का मौका मिल रहा है पूरा। ये बार-बार वही भाषण दे, मैं देना शुरू करूंगा भाषण। अब मैंने सच बीजेपी बोलना के शुरू करा कुकर्मों तो पर दर्द भाषण हो देना गया शुरू शुरू। करूं क्या? ये दर्द है बीजेपी के इनका, कुकर्मों पर जो भाषण अपनी दूं क्या पार्टी मैं? के बचाव में आ रहे हैं, ये दर्द है इनका। ठीक है, अब आप दोनों एक एक करके बोलेंगे प्लीज, आप दोनों एक करके बोलेंगे कि आप लोगों को डिबेट करनी, सर चैनल के कीजिएगा। और राजेश जी, आशीष जी, आप बीच में मत बोला, जब आपकी बारी आया करिए सिर्फ तब बोला करिए, जब आप बोलते हो तो आपको कोई टोकता नहीं, कृपया कुछ चीज की बात को समझा करिए। राजेश जी, आप पर आइए, आप बताइए, मैंने आपसे सीधा सवाल किया था, कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसी चीज है जहां पर राहत मिली? आप बताइए, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप ये गिना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। जब ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे हम पे, तो हमें क्यों उस बात का जवाब नहीं देना होगा? सर, जनता ने भी तो आरोप लगाया, मैंने सवाल किया, आपको सिर्फ इन्होंने कांग्रेस के सवाल का भ्रष्टाचार का जवाब आरोप देना है? लगाया तो सर, आपको सिर्फ कांग्रेस के सवाल का जवाब देना है क्या? आपको हमारे सवाल का जवाब नहीं देना, आपको जनता के सवालों का जवाब नहीं देना? मेरा सीधा सवाल था, कोई ऐसा क्षेत्र है, और आप कह रहे हैं कि देश ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है, जनता से वादे करते वक्त आपको ये याद नहीं रहता कि देश कहां पर जा रहा है, तब आप कैसे कह देते हैं गैस इतनी महंगी हो गई है? कांग्रेस का जब विरोध करना होता है, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान सुनाए आपको? आप पूरे सुनाइए ना, और उसमें सरकार कहां खड़ी नहीं है वो बताइए। सरकार कहां खड़ी हुई है? आपकी पार्टी ने नहीं कहा महंगाई से निजात दिलाएंगे, आपकी पार्टी ने नहीं कहा, आपकी पार्टी ने नहीं कहा था, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कि गैस में राहत दिलाएंगे। गैस इतने रुपए किलो, इंटरव्यूज देखे नहीं आपने? सोशल मीडिया पर सर पानी की तरह तैर रहे हैं। आप पैरेलल विकास कार्यों को भी बताइए ना, उस बारे में क्यों बात नहीं होगी? हम महंगाई पर चर्चा करें या विकास कार्य पर, आप डिसाइड करेंगे। आम जनता क्या चाहती है? क्वेश्चन करेंगे, उसका जवाब आपको नहीं देना है हमने। बिल्कुल जवाब देना है, लेकिन आप जवाब दें तब ना। आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप दिक्कत दुनिया भर की बातें करते हैं। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, कैसे नहीं देंगे उस बात का जवाब? क्यों सुनेंगे इनकी? एक सवाल मैंने भी किया ना आपको, कांग्रेस यूकेडी सबके जवाब देने हैं। देश के अंदर महंगाई दर अन्य देशों के मुकाबले कम है। अगर ये बात विपक्ष को बुरी लगती है तो लगती रहे, और देश के अंदर जिन तरीके से हर चीज में विपक्ष को कोट मत किया कीजिए। आम जनता आपसे कुछ सवाल पूछ रही है, तो जब आप चुनावी मंचों पर खड़े होकर भाषण देते हैं बीजेपी के नेता कि हम महंगाई से राहत दे देंगे, हम सारी चीजें सस्ती कर देंगे, उस वक्त ये जनता को क्यों नहीं समझाते कि अन्य देशों के मुकाबले सस्ता करेंगे? तब पाकिस्तान में आटा कितने रुपए किलो, ये याद दिला दीजिए। क्यों नहीं करेंगे? तो जनता परेशान नहीं होगी, तब उसको याद दिलाइए कि पाकिस्तान कम रहेगा। यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की बात करने से फायदा नहीं है। मुझे बताइए, भारत एक्सपोर्ट जनता को मंचों से आधी बात बोलकर क्या भ्रम फैलाते हैं? आप झूठ बोलते हैं। गरिमा जी, झूठ बोलने का कोई काम नहीं, इसलिए इंगित गलत बात मत कीजिए आप, ठीक है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत करता है नहीं करता है? तो ये बातें आम जनता से बोलते वक्त आपको याद नहीं रहती हैं? मैं कह रहा हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो अन्य देशों की बात क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं करेंगे अन्य देशों की बात? तो ये क्या भारत केवल भारत के अंदर चलने से हो लेकिन ये बातें सिर्फ मंच, यहाँ टीवी पर बैठकर नहीं, जब आपके नेता चुनावी भाषण में जाते हैं ना, वहां पर बताइए आम जनता को। मंच पे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, अन्य पार्टियां क्या बोलती है वो डिबेट का हिस्सा नहीं है। अगर सरकार ठीक नहीं चल रही, लोकतंत्र में जनता तय करेगी, आप ये डिबेट में बैठे लोग नहीं करेंगे, जनता तय करेगी, और जनता तय करेगी। राजेश जी, जनता ही महंगाई से परेशान है, और जनता के ही मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे, और अपना टॉपिक हम ही तय करेंगे, आप नहीं। जनता आपसे कोई भी सवाल पूछ सकती है, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि जनता आपसे कौन सा सवाल पूछे। नहीं करेंगे, मैं क्या करने आया हूं? आशीष जी, आप बीच में मत बोलिए। आशीष जी, हम आपके पास में आएंगे। आशीष जी प्लीज, आप तय मत कीजिए मैं डिबेट में क्या करने आया हूं। आप क्या कर रहे हैं उसको देखिए, आप मेरे लिए मत तय कीजिए। आप मैंने क्या जवाब दीजिए ना, आप अपने समय पे इस्तेमाल कीजिए, मेरे समय पे इस्तेमाल मत कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ छोड़ दीजिए। अरे ये समय कोई खरीद लिया है क्या आपने? वही तो ठीक है सर, प्लीज। आशीष जी आप प्लीज बीच में मत बोलिए। आशीष जी आपको कितनी बार बताया आप बीच में नहीं बोलेंगे? गलत चीज है। आप सर काफी समय से हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं और उसके बावजूद ये हरकत करते हैं। बोलिए राजेश जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए पहले तो जल्दी से। सर लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूरा जवाब दिया है, स्पष्ट नहीं करते आप हमें समझा सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सारी बातें, आम जनता को सर बताइए ना, आम जनता भी तो समझे। अन्य देशों से आप क्यों बात कर रहे हैं? अन्य देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, हमारा अनाज वहां जाता है, वहां की जरूरतें हमारे पास आती है, तो क्यों नहीं करेंगे उसकी बात? अगर इन्होंने अमेरिका की बात करी तो क्यों नहीं मुझे बताना होगा कि अमेरिका के पास आज की डेट में अगर हम पे टैरिफ लगाए 25% लगाए, अन्य देशों पे 100% लगाए, क्यों नहीं करूंगा मैं? उसका जवाब क्यों नहीं दूंगा? आपने इस देश के अंदर इन्होंने हम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मैं क्यों नहीं बोलूंगा भ्रष्टाचार में कांग्रेस का क्या हाल था? आज देश अगर इस महंगाई के दर पर आया, किसकी वजह से आया? 67 साल के कुशासन की वजह से आया, मैं क्यों नहीं बोलूंगा इस बात को? और इधर उधर की मैंने कौन सी बात डिबेट के बाहर से बोली है जो आपको लग रही है कि बाहर की बात है?
देश के अंदर के हालातों के लिए इनका विपक्ष समय जिम्मेदार खत्म था। हुआ है गरिमाजी या नहीं? गरिमाजी, अगर इनका सुन समय लीजिए खत्म सर, हो गया है तो आप ही 100 मीनाक्षी सवाल जी से करते बुलवा लीजिए हैं, कुछ। आप ही 100 सवाल करते हैं जब आपके पास में आते हैं, तब उसके बाद आप बोलने नहीं देते। आपको कम समय दिया था क्या? नहीं, मैं तो समय का ध्यान मीनाक्षी रखता जी हूँ ने ना। सिर्फ एक बार बोला, मुझसे जो कोई सवाल कोई आपने टिप्पणी कर पूछा, रही है। कोई भी मीनाक्षी जी ने जो सिर्फ सवाल एक आप बार बोला है। पूछेंगे, आशीष जी, मैं आप 10 प्लीज ये सेकंड पैटर्न में अपना 20 छोड़ सेकंड में दीजिए। जवाब दूंगा बस। नहीं बाकी आशीष जी, सब आप ये लंबा पैटर्न मुझे छोड़, आप ये पैटर्न छोड़ दीजिए। आप नहीं बताएंगे कि हम किस प्रवक्ता को कितना समय देंगे। वो सत्ता पक्ष में है, जवाबदेही मुझे उनकी तो बनती है, उनसे जवाब ज्यादा लेंगे। काफी है मेरे इनके लिए किसी बोलने के चैनल लिए। की डिबेट को मुझे प्लीज, इधर उधर आपका ये रोज का पैटर्न हो चुका है सर। मेरी पार्टी का क्या जवाब है? मैं अपना एक आप मिनट में सिर्फ दे दूं टाइम आपको। वेस्ट करने आते हैं। राजेश जी, आप जल्दी कंप्लीट कीजिए। देखिए गरिमा जी, अभी तक की इनकी कोई डिबेट उठा के देख लीजिए। जब इन्होंने अपनी बकवास करी है, जवाब सुनने का मौका आता है तो अब इन्होंने राजेश डिबेट जी, खराब इसके करी लिए है। वक्त कोई नहीं भी है ना। चैनल आप मुद्दे पर बोलेंगे तो मैं आपको भी नहीं, वक्त दूंगा मुद्दे ना, में फिर इसलिए आशीष जी के बोलेंगे, पास मेरा जाऊंगा। समय घबराइए खराब मत ना, करेंगे तो क्यों नहीं घबराइए मत दूंगा आप। मैं? कोई बात नहीं, जवाब दीजिए अपना, जवाब दे दीजिए अपना, कोई बात नहीं। ठीक है, आशीष जी आएंगे आपके पास से, पहले मीनाक्षी जी को सुनेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। मीनाक्षी जी, सत्ता में रहने का मौका इनको भी मिला। ऐसा नहीं है कि महंगाई के वक्त में इन्होंने बहुत बड़ी राहत आम जनता को दे दी होगी। आज बीजेपी से 100 सवाल कर ले, ठीक है, और जवाबदेही जब बीजेपी की बनती है तो सवाल भी बीजेपी से ज्यादा होंगे, वक्त भी उनको बोलने का ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उनको जवाब देना है, आपने प्रश्न उठाने हैं। देखिए, ये चीज तो माननी पड़ेगी कि जो सत्ता में होगा सवाल तो उसी से होंगे, फिर बिल्कुल। चाहे वो कांग्रेस सत्ता में हो या भाजपा सत्ता में हो। क्या लेकिन कांग्रेस मुझे ने राहत लगता दी है, थी मैम? क्या कांग्रेस ने राहत दी थी? मैं वही कह रही हूँ कि सवाल तो सभी से होंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं बढ़ी थी। जब स्मृति ईरानी जी गैस का सिलेंडर लेकर, चूड़ियां लेकर सड़कों पर बैठी थी, वो भी एक समय था जब महंगाई हुई थी। तो देखिए, ये विरोध जो है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में विरोध, जब कुछ गलत नीतियां हैं, कुछ है, उनका विरोध ऑब्वियसली होता है। लेकिन जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है, मुझे लगता है कि उसको इस प्रकार से नाराज नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से राजेश जी, मुझे लगता है, दाना पानी लेकर चढ़े हुए हैं आज हमारे ऊपर कि आप बी टीम है, आप सी टीम है, या कांग्रेस ने क्या किया। ये सारी चीजें देखिए, ये सेकेंडरी बातें हैं कि हम क्या टीम है क्या नहीं है। जो हमारा सवाल है कि महंगाई से जनता त्रस्त है, आप इस बात को मानते हैं कि महंगाई है, और अगर महंगाई है तो क्या कारण है, और इसके लिए आप क्या आगे क्या प्लान कर रहे हैं, ये इनका जवाब होना चाहिए था बेसिकली। लेकिन ये पहुंच जाते हैं देश विदेश में, क्योंकि होता ही वो यही रहा है हमारे देश के अंदर कि हमारे देश में जब नीतियों की बात होती है या किसी, और एक सबसे बड़ा गुस्सा इनको इस बात का है कि आखिर ये महंगाई का मुद्दा के न्यूज वाले लेके क्यों आए। यहाँ पे अगर ये बात कर रहे होते कि धामी जी ने बड़े विकास कर दिए, 56 इंच का सीना जो है धामी जी का भी हो गया, तो शायद ये जो हंसी अभी आई ना राजेश जी के चेहरे पे, ये हंसी शायद पूरी डिबेट में रहती। लेकिन समस्या ये हो गई कि महंगाई पे बात हो गई जिसका जवाब इनके पास नहीं है। अब ये बात कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम क्यों ना कंपेयर करें किसी से। देखिए, बहुत अच्छी बात है, हम भी इस बात को मानते हैं कि हमारी जो भारत है वो आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी हुई है। लेकिन डिफरेंस देखिए ना, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था 25 ट्रिलियन की है और हमारी 3.52 ट्रिलियन है डॉलर्स की अर्थव्यवस्था है। तो अभी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 10% लोगों के पास 77% संपत्ति है इस भारत देश की। कितनी असमानता है सोचिए। और वहीं 1% लोगों के हाथ में 48% से 58% तक की वेल्थ है इस भारत देश की। तो गरीब व्यक्ति कहां जाएगा? अब गरीब व्यक्ति तो सवाल भी करेगा, तो इनको लगता है कि तुम तो बी टीम हो, तुम तो सी टीम हो। अरे भाई, गरीब व्यक्ति जो एक व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, यहाँ की जो गरीब, जो निम्न, जो लोअर जो तबका है, वो कम से कम आप देखिए 50% से ज्यादा लोग जो है वो लोअर क्लास के अंदर आते हैं। तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि अर्थव्यवस्था तो ठीक है बढ़ाइए, लेकिन कम से कम जो नॉर्मल जो लोग हैं, जो आटा चावल खाने वाले लोग हैं, जो छोटी मोटी जो टमाटर की सब्जी खाने वाले लोग हैं, ये जो दिन में सिर्फ एक दिन का वक्त का खाना ठीक से खाते हैं, उनके बारे में भी तो इन्हीं सरकार को सोचना पड़ेगा ना। या फिर हम कांग्रेस के पीछे भागे कि भाई अब जो है, अब कांग्रेस ने ऐसा ऐसा किया था तो अब जो है कांग्रेस ही यहाँ पे नीतियां बनाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, बात तो हमें सत्ता से ही करनी पड़ेगी। तो सवाल यही है, लेकिन जवाब मुझे पता है कि अभी भी नहीं आएगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। और देखिए, विपक्ष को या किसी को भी, किसी का भी टीम भी कह दिया जाए, मैं तो ये मानती हूँ कि विपक्ष में जो भी बैठा है वो टीम जनता है, टीम जनता है। और जनता वही है ना, हमारे सवाल जनता के का सवाल जवाब होते हैं, देना ही इसीलिए। पड़ेगा, क्योंकि त्रस्त जनता है महंगाई से। राजेश जी, मुझे लगता है आज थोड़ी विकट स्थिति है उनके लिए, बीजेपी के वो प्रवक्ता हैं, बोल नहीं सकते, वरना महंगाई से परेशान तो वो भी होंगे। ये व्यक्तिगत चीज है।
राजेश जी, देखिए आप फैक्ट के जवाब नहीं देते, आप जवाब ये देते हैं कि बीजेपी कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस के समय पे तो इतनी महंगाई बढ़ी, हमारे में तो सिर्फ इतनी बढ़ी है। लेकिन सर कांग्रेस से त्रस्त थी जनता, तभी आपको लेकर आई। हम सुनेंगे, अभी आशीष जी को पहले सुन लेते, वरना फिर वो ये कहेंगे कि आप ही की बात सुननी है। सर आपको हमने 2 बार वक्त दिया। आशीष जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ जी, बोलिए सर, क्या कहेंगे? मैं जरा सवाल नहीं सुन पाया, गरिमा जी कृपया दोबारा सुनाइए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? राजेश जी को आपने सुन लिया, सवाल क्या? आप लोग एक दूसरे के सवालों का ही तो जवाब देते हैं। मैं सवाल करूं ना, राजेश जी को जवाब देना है ना आपको। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस वालों को बीजेपी ने क्या किया? आशीष जी बोलिए सर। देखिए 2 चीजें। नंबर 1 कि जब हम देश की इकोनॉमी को बनाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आज हम 75 साल से अधिक के समय पर आए हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हुई हैं, बहुत सी उस पर संशोधन करने का काम किया। महंगाई पे नियंत्रण करके बहुत से उपाय हैं, बहुत से तरीके हैं। जैसे जब कोई खाद्य पदार्थ महंगा होता है तो उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाता है। जब पेट्रोल और डीजल की हम जो खरीद करते हैं, अब अभी यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हम पूरे देश को बताया कि हम रूस से जो तेल खरीद रहे हैं वो सस्ता खरीद रहे हैं। तो हमें लगा, मुझे लगा खुद कि हो सकता है मुझे डीजल और पेट्रोल में थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन डीजल और पेट्रोल और गैस, ये 3 चीज ऐसी हैं जिससे हमारी सारी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। दूसरी जो महंगाई है, उस महंगाई को होने के कारण है सरकारी प्रोजेक्ट का महंगा होना। सरकारी प्रोजेक्ट महंगे होते हैं, अरबों रुपए इन प्रोजेक्टों में लगते हैं। उनके महंगे होने से जो कल्याणकारी योजनाएं चलती है उसमें बजट की कटौती करनी पड़ती है। तीसरे क्या है, कुछ महंगाई बीजेपी ने जानबूझकर बढ़ाई है। जैसे उच्च शिक्षा में और प्राइवेट स्कूलों में महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जानबूझकर शिक्षा माफियाओं के दबाव में बढ़ाई गई। दूसरा जो और इस तरह के एजुकेशन के हैं या प्रोफेशनल एजुकेशन के जो कोर्सेज है हायर एजुकेशन में, उन सब में एमबीबीएस जैसे कोर्स की भी, जिसमें हम कह रहे हैं कि डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता है। जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो 18,000 स्टूडेंट वहां से वापस आए। मुझे आप केवल इतना बता दीजिए गरिमा जी कि वो जो 18,000 बच्चे यूक्रेन से वापस आए थे, क्या उनकी एमबीबीएस की डिग्री कैसे मिलेगी, कोई अभी सरकार ने तय किया है? क्या उनमें से कोई डॉक्टर काम कर पाने की स्थिति में आया है? कुल मिला के भारत के संसाधनों का और भारत की युवा शक्ति का नुकसान ही तो हुआ ना। जब ये नुकसान हम पूरी इकोनॉमी के साथ मैनेज करते हैं तो हम पाते हैं कि हर चीज में महंगाई बढ़ रही। ये जो महंगाई बढ़ने का जो कारण है, ये महंगाई बढ़ने का कारण सरकार द्वारा जनित कार्य है। सरकार उनको वापस ले। आज मैं इनसे खुले मन से कह रहा हूं आपके उस पे कि पेट्रोलियम पदार्थों पर जो एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस के समय पर थी, जो टैक्सेस कांग्रेस के समय पर थे, वो लागू कर दीजिए। तो 50 रुपए पेट्रोल, 40 रुपए लीटर डीजल और 400 रुपए का सिलेंडर आज मिल जाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं घटाते? क्योंकि इनके मित्र हैं अंबानी जी, वो पेट्रोलियम का कारोबार करते हैं, तो यहाँ नहीं घटेगा। आपने एयरपोर्ट के टिकट का महंगा हुआ क्योंकि आपने एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में दे दिया और उन्हें हर चीज की कीमत को कई गुना कर दिया। तो इनका सीधा असर हर चीज पर पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ जिन कारकों को आपने बढ़ाया आप उन्हें वापस ले लीजिए, और जो प्राकृतिक रूप से 2% 3% महंगाई बढ़ती है उन्हें तो भारत की अर्थव्यवस्था झेलने में सक्षम है। लेकिन ये जो आप जो इस लूट का फंदा जो आपने हर नागरिक के गले में डाल दिया और बाद में पीछे से लूट का जो मतलब जो महंगाई का फंदा तो गले में डाल दिया और पीछे से लूट की कुल्हाड़ी लेकर लगातार उसकी कमर पर चला रहे हैं। उस गरीब आदमी को आपने जिस तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम अपनी बचत पर जिंदा थे, आज बचत करने की जो कैपेसिटी है वो भी घटती जा रही है। आपने रुपए की कीमत जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दरों के हिसाब से उसकी कीमत गिरती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि भारत में बने उत्पाद और श्रम की कीमत का सही मूल्य हमें मिल पा रहा है। तो ये सब चीजें गंभीर हैं। अगर राजेश जी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप घर जाएं, ठंडे दिमाग से इन चीजों को स्टडी करें। ठीक है सर, आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते। जो कांग्रेस के लोग जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उसे ही पढ़ लें। देखिए हमारा मकसद ये है कि कांग्रेस ने अपने समय पे क्या किया, मुझे लगता है जनता ने कांग्रेस को उसका जवाब दे दिया है। और राजेश जी अब आपको मौका दिया है तो कहीं ना कहीं जनता को राहत पहुंचाइए। आपने वादे किए हैं, जनता आपके भरोसे बैठी है, और अगर आपने ऐसा किया तो मुझे लगता है चीजें अच्छी होंगी, आपसे भी जनता संतुष्ट होगी और इसका नतीजा आपको एक अलग रूप में देखने को मिलता भी है और आगे भी मिलेगा। उम्मीद है कि आम जनता को जरूर राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। वक्त की कमी, अपनी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। तो ये अहम खबर
आपको हम बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के चलते एक तरफ कांग्रेस का विरोध जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि जल्द ही आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। इस कार्यक्रम में इतना ही।